अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप सबको MGT 101 के ना इस चैनल के ऊपर विद कॉन्सेप्चुअली जो है ना हर टॉपिक क्लियर किया जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा आपको इस वीडियो को देखते हुए, लेकिन अगर आप कंप्लीटली इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका 100% इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपका जो टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट वो एसेट्स होते हैं जो हमारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं, जो हमारे बिजनेस में नॉर्मली मोर देन 1 ईयर यूज़ होते हैं। इनको हम फिक्स एसेट्स का नाम भी देते हैं। तो इसका मतलब नॉन करंट एसेट्स या जो फिक्स एसेट्स होते हैं वो जो हमारे बिजनेस में नॉर्मली मोर देन 1 ईयर यूज़ होंगे। और ये जो एसेट्स हमारे होंगे प्रॉपर्टी या प्लांट या इक्विपमेंट, इन एसेट्स को हम बिजनेस में इस पर्पस के लिए लेके आते हैं कि इनको आगे हमने रीसेल नहीं करना। जैसे हम गुड्स परचेज करते हैं उसको आगे हम सेल कर देते हैं, लेकिन ये जो आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या नॉन करंट एसेट्स होंगे ये वो एसेट्स होंगे जिनका पर्पस हमारा रीसेल नहीं होगा। तो फिर क्या होगा भाई, जो हमने ये एसेट परचेज किए हैं इन एसेट से हम अपने यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे, अपने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। तो इसका मतलब है इन एसेट से हम अपने क्या नाम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इससे हम गुड्स क्या करेंगे मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे। और जो गुड्स हम प्रोड्यूस करेंगे उसको देन हम क्या करेंगे सेल आउट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने ये देखना है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहते हैं किसको, वो एसेट्स जो हमारे बिजनेस में नॉर्मली मोर देन 1 ईयर यूज होते हैं, 1 साल से ज़्यादा के लिए। फिर वो एसेट्स जिनका पर्पस आगे रीसेल नहीं होता, मीन्स कि हमने इनको परचेज करके अपने बिजनेस में रिटेन रखना है, होल्ड रखना है और इनसे यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। स्टेप पे हम पढ़ेंगे कॉस्ट कंपोनेंट। जो एसेट हमने परचेज की है उस एसेट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो एसेट कितने का परचेज किया है, परचेज ऑफ कॉस्ट। अच्छा, एक बात यहाँ पे ज़हन में रखना, जो एसेट हमने परचेज किया ना, तो एसेट की परचेजेस के टाइम अगर कोई हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है ना तो उसमें से लेस कर देना। तो परचेज ऑफ कॉस्ट में से आपने माइनस कर लेना है ट्रेड डिस्काउंट का, जो एसेट को परचेज करते वक्त ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। और ट्रेड डिस्काउंट का आप पहले भी पढ़ के आए हैं, ट्रेड डिस्काउंट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता। तो जब भी आपने एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले एसेट की परचेज कॉस्ट देखनी है, कितने का वो एसेट परचेज किया गया। अगर उसके ऊपर कोई ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है वो उसमें से लेस कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके अंदर आपने कोई बाहर के मुल्क से अगर कोई आप एसेट मंगवा रहे हो तो उसके ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटी लगी हुई है, तो वो उसको आपने एसेट की कॉस्ट में क्या कर लेना, ऐड कर लेना। प्लस अगर कोई आप ऐसा एसेट परचेज कर रहे हो जिसके ऊपर कोई टैक्सेस है, ठीक है, तो अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होंगे जो आप एसेट परचेज कर रहे हो, नॉन रिफंडेबल परचेजेस, तो जो आपके परचेजेस करते वक्त, जो एसेट परचेज करते वक्त कोई आपका नॉन रिफंडेबल टैक्स है, वो आपने उसके एसेट की कॉस्ट में क्या कर लेना है, ऐड कर लेना। और एक प्लस इसके अंदर एसेट को इंस्टॉल करते वक्त जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर लेनी है। तो एसेट की कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, जो एसेट की परचेज होगी उसमें से माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट का, और प्लस उसमें ऐड कर लेनी है इंपोर्ट ड्यूटी, प्लस जो आपके पास कोई ऐसा एसेट है जिसके ऊपर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है वो ऐड कर लेने, और प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड कर लें। तो इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास जो होगी एसेट की कॉस्ट आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट करना है ना वो कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हम समझ लेते हैं तो हमें इस चैप्टर में काफ़ी हेल्प मिलेगी।
टर्म्स में सबसे पहले जो आपने टर्म समझनी है ना, सबसे पहले हमने ये समझना है कि डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? बेसिकली जो आपका नॉन करंट एसेट्स होता है या फिक्स एसेट होता है, उसको इस्तेमाल करने की वजह से उसकी जो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, उसे हम नाम दे देते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है? डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। कुछ टाइम पीरियड यूज होने की वजह से जो आपके एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, उसे हम क्या नाम दे देते हैं? डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट जो आपके पास टर्म्स है वो है रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, इसका दूसरा नाम है स्क्रैप वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? सपोज मैं कहता हूं एक एसेट है, वो आपने 1 लाख रुपीज का परचेज किया, ठीक है। ये एसेट आपका 5 साल यूज हुआ बिजनेस में। 5 साल यूज होने के बाद अगर हम इसको मार्केट में लेके गए हैं, ये एसेट आपका सेल हुआ 10,000 का। आपके एसेट की बुक वैल्यू 0 हो गई है, लेकिन मार्केट में ये एसेट सेल हो रहा है आपका 10,000 का। तो वो वैल्यू जब आपके एसेट की बुक वैल्यू 0 हो जाती है लेकिन मार्केट वैल्यू 0 नहीं होती, वो जो आपको 10,000 मार्केट से अमाउंट रिसीव हो रही है, वो आपकी क्या कहलाती है? रेजिडुअल वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास डेप्रीसिएबल अमाउंट। डेप्रीसिएबल अमाउंट। डेप्रीसिएबल अमाउंट क्या होती है, इसको देख लें। डेप्रीसिएबल बेसिकली होता है जो एसेट की कॉस्ट होती है उसमें से हम माइनस कर देते होते हैं रेजिडुअल वैल्यू। एसेट की कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एन एसेट कहां से कैलकुलेट हुई है? हम पहले पढ़ के आए। कॉस्ट कंपोनेंट्स में क्या क्या? परचेज ऑफ कॉस्ट माइनस ट्रेड डिस्काउंट, एड इंपोर्ट ड्यूटी, एड नॉन रिफंडेबल परचेजेस टैक्स प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ये सारी अमाउंट की कैलकुलेशन के बाद देन हमारे पास एसेट की कॉस्ट आती है। कॉस्ट ऑफ एन एसेट में से रेजिडुअल वैल्यू को लेस कर दें तो वो हमारे पास आ जाती है डेप्रिसिएबल अमाउंट। नेक्स्ट है यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ, इसको एस्टिमेटेड लाइफ भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये आपने एसेट 1 लाख रुपए का खरीदा है और इसने यूज होना है 5 ईयर, तो जो 5 ईयर है वो उसकी क्या है? यूजफुल लाइफ। ठीक है, वो टेन्योर पीरियड, वो टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड के लिए वो। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जब हमने एसेट परचेज करना होता है ना, तो एसेट परचेज करते वक्त फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपने एसेट परचेज किया 1 जैन 2022 को, या आपने एसेट परचेज किया 1 लाख रुपए का, ठीक है। ये एसेट आपका 1 जनवरी 2022 को आपने परचेज किया, तो आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो एसेट रिकॉर्ड कर लिया कितनी अमाउंट के साथ? 1 लाख। ये जो आपने 1 लाख रिकॉर्ड किया, ये एसेट की कॉस्ट है। इस कॉस्ट के अंदर ये सारी कॉस्टें ऐड हुई हुई हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल परचेजेस टैक्स प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये एसेट कॉस्ट प्राइस के साथ रिकॉर्ड हो गया। लेकिन अगर सपोज 2 साल बाद या 3 साल बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस होती है कि हम एसेट को रिकॉर्ड करें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या तो कॉस्ट मॉडल के साथ देखें या रीवैल्यूएशन मेथड के साथ देखें। कॉस्ट मॉडल ये कहता है कि आप हर साल जो है एसेट में से डेप्रिसिएशंस को माइनस करते रहें, ठीक है। कॉस्ट मेथड ये कहता है कि आप क्या करें, जो एसेट की कॉस्ट है उसमें से माइनस करते रहें डेप्रिसिएशंस। अगर पहले साल की अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ, पहले साल आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दी 10,000, तो आपके पास 90,000 आपके पास 1 जनवरी 23 को ये एसेट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कॉस्ट मॉडल के अकॉर्डिंग 90,000 के साथ शो होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर फिर फॉर एग्जांपल मैं यही बोलता हूं कि आपकी डेप्रिसिएशन 10,000 है, तो आप फिर 10,000 डेप्रिसिएशन लेस करें, रिमेनिंग बैलेंस आपके पास आ गया 80,000। पहले साल ये जो डेप्रिसिएशन थी ये आपके पास आ गई डेप्रिसिएशन कितने के साथ? 10,000 के साथ।
अगले साल जो ये डेप्रीसिएशन आई, फिर ये डेप्रीसिएशन कितनी होगी 10,000 के साथ। लेकिन अगर मैं कहूं कि अब आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी है, तो पिछले साल की डेप्रीसिएशन कितनी है 10, और इस साल की डेप्रीसिएशन कितनी है 10, तो टोटल आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी होगी है 20,000, ठीक है। और आपके पास एसेट की कॉस्ट कितनी थी 1 लाख, 1 लाख में से 20,000 लेस करें तो रिमेनिंग आपके पास कितनी अमाउंट शो हो रही है एसेट की बुक वैल्यू 80,000। तो कॉस्ट मेथड कहता है कि हर साल आप क्या करेंगे, एसेट की कॉस्ट में से आप माइनस करेंगे क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा जी कॉस्ट मेथड। कॉस्ट मेथड ये कहता है कि हर साल क्या करें, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट की क्या वैल्यू शो करवाएं, कॉस्ट पे शो करवाएं। लेकिन रीवैल्यूएशन मेथड ये कहता है कि आप हर साल के बाद आप अपने एसेट को रीवैल्यू करो। रीवैल्यू का मतलब क्या है कि आप दोबारा से चेक करोगे मार्केट में से जाके ये आपका एसेट एक्चुअल कितनी वैल्यू का शो हो रहा है, तो जो आपके पास रीवैल्यूएशन आएगी उसमें से आपने माइनस किया करनी है क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ठीक है। ये एक थोड़ा कॉन्सेप्ट था कि कॉस्ट मेथड में और रीवैल्यूएशन मेथड में। लेकिन जिस टाइम एसेट आपका परचेज किया गया है उस टाइम वो एसेट कॉस्ट प्राइस के साथ ही रिकॉर्ड होगा। लेकिन आफ्टर रिकॉग्निशन जब आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया एक दफ़ा, कुछ टाइम के बाद आप एसेट को या तो कॉस्ट मेथड के मुताबिक रिकॉर्ड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या आप उसको रीवैल्यूएशन मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करना है कि जिस टाइम ये आपका एसेट परचेज किया गया ये 1 लाख, तो जब ये एसेट परचेज किया 1 लाख का, तब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री पास होनी है और किस तरह एंट्री पास होनी है, और जब ये आपने 10,000 डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड किया तब आपके पास क्या एंट्री पास होनी है। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, हमने एंट्रीज देखनी है कि आपके पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है डेप्रीसिएशन का जी। अब हमने पढ़ना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ एंट्रीज। पहले नंबर पे हमने ये देखना है फर्स्ट स्टेप पे, जब हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं, व्हेन फिक्स एसेट परचेज, तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री पास होगी, ठीक है। जब हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो एंट्री पास करने के लिए हमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आने चाहिए। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या कहता है, एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट, एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज हो तो क्रेडिट, लाइबिलिटीज इक्विटी और इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट। ये आपने पीछे पढ़ के आए हुए हैं जी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे इसलिए लिख दिए हैं, कुछ बच्चों को, अगर कुछ बच्चे ऐसे ना उन्होंने मिड से पहले का सिलेबस नहीं किया होता, वो मिड से फाइनल की तैयारी कर रहे होते, उनको पता हो कि एक्चुअल एंट्री किस तरह पास हो रही होती है, कि डेबिट कैसे होगा क्रेडिट क्या होगा, उसके लिए ये डेबिट क्रेडिट लिखे, ठीक है जी। पहली एंट्री क्या है जी, पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, व्हेन फिक्स एसेट परचेज, जब हम फिक्स एसेट परचेज करेंगे। जब फिक्स एसेट परचेज करेंगे तो आपका फिक्स एसेट वाला एसेट इंक्रीज हो जाएगा, तो फिक्स एसेट अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। फिक्स एसेट अकाउंट को हमने क्यों डेबिट किया, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट कहता है एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट, तो आपने बेटा डेबिट कर लिया किस चीज को, फिक्स एसेट को। अब दो ऑप्शन है, बल्कि तीन ऑप्शन हो सकती हैं, या तो आप उसको कैश दे दोगे, अगर कैश दे दोगे तो कैश वाला एसेट डिक्रीज हो जाएगा। अगर कैश की बजाय अगर फॉर एग्जांपल आपने उसको चेक दे दिया तो आपका कैश वाला एसेट क्रेडिट नहीं होगा, बल्कि आपका बैंक अकाउंट बैंक वाला एसेट डिक्रीज हो जाएगा। इन दोनों कंडीशन में आपका एसेट डिक्रीज होगा। या ये भी तो हो सकता है आप वो क्रेडिट पे एसेट परचेज कर लो, आप ना कैश दो ना ही चेक दिया, बल्कि उसके साथ प्रॉमिस कर लिया कि आपको मैं पेमेंट दूंगा आफ्टर सम टाइम। तो इसका मतलब आपने जिस पार्टीज को पेमेंट करनी है अभी पेमेंट नहीं की, वो आपके ऊपर लाइबिलिटी है। तो जिसको आपने पैसे पे करने हैं उसको फिर हम क्या नाम दे देंगे, क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेएबल अकाउंट, या अगर सपोज उसका कोई नेम मेंशन होगा तो हम उसका नेम लिख देंगे, ठीक है। तो क्रेडिटर अकाउंट को हमने क्यों क्रेडिट किया, लाइबिलिटी इंक्रीज है। अब क्रेडिट में या तो ये अकाउंट डेबिट ये क्रेडिट होंगे या क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक अकाउंट आएगा बेटा, ठीक है।
पहले नंबर पे हमने किस चीज़ की एंट्री पास की, जब हमने एसेट परचेज करना है, तो एसेट परचेज किया, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, इसलिए डेबिट किया कि एसेट इंक्रीज है, और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को हमने इसलिए क्रेडिट कर लेना क्योंकि हमारा एसेट डिक्रीज है। अगर चेक दिया तो बैंक क्रेडिट, अगर कैश दे दिया तो कैश क्रेडिट। अगर सपोज दैट आपने उसके साथ प्रॉमिस कर लिया कि मैं आपको पेमेंट करूंगा आफ्टर फ्यूचर डेट, तो जिस पार्टी को हमने पेमेंट करनी है उसका नेम मेंशन कर लेंगे। अब नेम्स में वो अदनान, असलम, XYZ कोई भी हो सकता है, वो हमारे बिजनेस में उनकी नेचर्स क्या होगी, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को क्यों क्रेडिट किया, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो रूल्स ऑफ डेबिट कहता है कि लाइबिलिटीज इंक्रीज हो तो क्रेडिट। इसका मतलब हमने जो एसेट परचेज किया उसकी ये एंट्री पास होगी। सेकंड एंट्री हमने पास करनी है, जो हमारा एसेट था, जो हमने ये एसेट परचेज किया है, इसको यूज करने की वजह से हमारे बिजनेस में इसकी वैल्यू डिक्रीज होनी है, जिसको हम नाम दे देते हैं डेप्रिसिएशन का। ये वो एक्सपेंस होता है डेप्रिसिएशन का जिसकी हम पेमेंट कैश की फॉर्म में नहीं करते। बेसिकली ये हमारे इस वाले फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो उस सिचुएशन में हमारे बिजनेस में इस एक्सपेंसेस की अगेंस्ट कैश की पेमेंट नहीं होती, बल्कि हमारे इस फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हुई है। तो सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, व्हेन डेप्रिसिएशन ऑन एसेट रिकॉर्ड, जब हम एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है उसको रिकॉर्ड करेंगे। जब रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन एसेट के ऊपर, तो आप डेबिट कर लेंगे डेप्रिसिएशन ऑन एसेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट किया भाई, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट कहता है कि एक्सपेंस इंक्रीज हो तो वो डेबिट, और क्रेडिट कर देंगे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। ये क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट कहता है लाइबिलिटीज इंक्रीज हो तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अच्छा जी, ये एंट्री हमने किस चीज की पास की, एसेट परचेज करने की। ये एंट्री किस चीज की पास की, जो हमारा ये फिक्स एसेट जिस टाइम हमारी इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी एज एन डेप्रिसिएशन, वो एंट्री पास कर दी। अच्छा जी देखें, हमारे पास जो है ना ईयर के एंड पे जितने भी एसेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल के बैलेंस होते हैं ना, उनको हम क्लोज कर देते होते हैं बैलेंस शीट में, और जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस के बैलेंस होते हैं उनको क्लोज करते हैं इनकम स्टेटमेंट में। तो जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस के बैलेंस जब क्लोज होते हैं इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उनके बैक एंड पे क्लोजिंग एंट्रीज होती है। अब इधर देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट है तो बैलेंस शीट में जाना है। कैश या बैंक ने ये एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाना है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बैलेंस शीट में जानी है। यहाँ पे आ जाइए डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस इनकम या एक्सपेंस ने क्लोज होना है कहाँ पे, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट। अच्छा देखें जी, जितने भी एक्सपेंसेस है ना उनको हमने क्लोज करना है कहाँ पे, इनकम स्टेटमेंट में। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट अकाउंट, ये एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस ने क्लोज होना है इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखें जी, कोई भी एक्सपेंस है उसका एक्सपेंस का बैलेंस किस में होता है, डेबिट में। जब हम उसको क्लोज करेंगे वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब ये एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट में है ना, जब इसको क्लोज करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो हम क्रेडिट कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑन एसेट अकाउंट डेबिट। ये एक्सपेंस क्लोज हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंस का बैलेंस डिक्रीज होगा, और ये एक्सपेंस का बैलेंस क्लोज कहाँ पे हो रहा है, इनकम स्टेटमेंट में। तो आप डेबिट कर देंगे बेटा इनकम स्टेटमेंट अकाउंट को, डेबिट किस में कर देंगे, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट को, या बेटा इसको नाम देते होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है जी, ये हमने किस चीज की एंट्री पास की, व्हेन डेप्रिसिएशन ऑन एसेट क्लोज, व्हेन डेप्रिसिएशन ऑन एसेट इज क्लोज। अब हमने अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ ली, ठीक है, एक फिक्स एसेट की, एक हम जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, प्रोविजन क्रिएट करते हैं। फिर थर्ड हमने एंट्री पास की जब हमने डेप्रिसिएशन को क्लोज कर दिया इनकम स्टेटमेंट। किसी भी बच्चे को ना इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम क्विज या लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं
वो मेरे इस व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, उसको हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे कि जी आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कितने MCQs हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे सेपरेट बुक्स के अलावा भी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए कितने मेथड हैं। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए मेथड कितने हैं। वैसे टोटल आपको पास जो होते हैं ना वो 5 मेथड है, हमने वो मेथड जस्ट डिस्कस करने हैं जो हमारे सिलेबस में है। अच्छा जी, हमारे सिलेबस में एक आपके पास डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए जो आपके पास मेथड है ना वो है सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे पहले हमारे पास है जी स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, सबसे पहले जी आपके पास है कौन सा मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा जी, इसको ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। एक एसेट है, वो आपने 1 जनवरी 2022 को ना वो परचेज किया 1 लाख रुपए का। ठीक है, फॉर एग्जांपल ईयर के एंड पे 31 दिसंबर 2022 को इसकी डेप्रीसिएशन होनी। मैं कहता हूं आपका डेप्रीसिएशन रेट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है जी, आप मुझे ये बताएं जी डेप्रीसिएशन की अमाउंट कितनी है, डेप्रीसिएशन कितनी अमाउंट है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल क्या काम करेंगे, जो एसेट की कॉस्ट है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय डेप्रीसिएशन रेट 10%, तो आपके पास डेप्रीसिएशन आ गई 10,000 रुपीज। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट ईयर फिर 31 दिसंबर 23 को आपने दोबारा डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी, लेकिन किस मेथड के मुताबिक, स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि हर साल आपने डेप्रीसिएशन करनी है एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। दोबारा फिर 31 दिसंबर 23 को आप क्या करेंगे, इस 1 लाख के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय डेप्रीसिएशन रेट 10%, तो डेप्रीसिएशन आ गई 10,000 रुपीज। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब फिर ईयर के एंड पे 31 दिसंबर 2024 को दोबारा से आपने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है, किस मेथड के मुताबिक, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि हर साल आपने डेप्रीसिएशन एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लेनी है। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय डेप्रीसिएशन रेट 10%, डेप्रीसिएशन कितनी आनी है 10,000। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल जो डेप्रीसिएशन है वो आपने एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ली है, तो इसलिए इस मेथड को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। अच्छा, इस मेथड को हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इस एसेट को हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। इस एसेट को हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों बोलते हैं, देखें पहले साल डेप्रीसिएशन कितनी आई 10,000, नेक्स्ट ईयर कितनी आई 10,000, इधर भी कितनी है 10,000। तो हर साल डेप्रीसिएशन क्या रहती है, फिक्स रहती है। अगर हम एनुअली डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो इसी मेथड को हमने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों कहा, क्योंकि हर साल एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रीसिएशन ली, ओरिजिनल कॉस्ट, या जब भी हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लेते हैं। इस मेथड को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि हर साल डेप्रीसिएशन फिक्स्ड है। इस मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों कहते हैं, आपको एक ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम नंबर ऑफ ईयर्स ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन ले लेते हैं, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। ये 0 है जी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 0 पे हम यहाँ पे गैप रख लेते हैं जी 5,000 का, फिर 10,000 का, फिर उसके बाद आपका 15,000 का। पहले साल आपकी डेप्रीसिएशन कितनी आई 10,000, सेकंड ईयर फिर डेप्रीसिएशन 10,000, थर्ड ईयर फिर डेप्रीसिएशन 10। ये लाइन बिल्कुल क्या जा रही है, स्ट्रेट जा रही है। तो इसलिए इस मेथड को हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। देखें इस मेथड का हमने प्रूफ दिया कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, इसलिए इस मेथड को स्ट्रेट लाइन। पहले साल देखो डेप्रीसिएशन कितनी है 10, सेकंड ईयर 10, थर्ड ईयर 10, फोर्थ ईयर भी 10 आएगी।
ठीक है। इस मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों कहा, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन 1 लाख के ऊपर ली, जो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है उसके ऊपर। इस मेथड को हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों कहा, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन क्या है, फिक्स्ड है। ये पहला मेथड हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड। अब सेकंड मेथड हम डिस्कस करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, इसमें एक और चीज, स्ट्रेट लाइन मेथड को हम फॉर्मूला के थ्रू भी डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू। पहले हम इसको फॉर्मूला के थ्रू स्ट्रेट लाइन मेथड को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम इसके रिड्यूसिंग की तरफ मूव करते हैं। अच्छा देखें जी, अब हम ना स्ट्रेट लाइन मेथड को ना फॉर्मूलाज के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपका एक एसेट है 1 जनवरी 2022 को आपने परचेज किया है। वो एसेट फॉर एग्जांपल आपने परचेज किया 80,000 का। कितने का परचेज किया एसेट, 80,000। तो ये एसेट की क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। और वो कहता है जो एसेट की रेजिडुअल वैल्यू है, ठीक है, 20,000 उसकी क्या है जी, रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। और वो कहता है कि एसेट जो यूज होगा ना, वो उसकी यूजफुल लाइफ 4 ईयर, एसेट की जो यूजफुल लाइफ है 4 ईयर, सॉरी यहां पे लिख रहे हैं यूजफुल लाइफ। अब आप बताएं जी स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक डेप्रिसिएशन क्या हो। अब हमने क्या कैलकुलेट करनी है जी, डेप्रिसिएशन क्या होगी। जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हमें जो है वो रेट ना बताए, हमें वो एसेट की यूजफुल लाइफ बता दे रहा है और साथ में कह रहा है कि एसेट की रेजिडुअल वैल्यू 20,000। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको जब इंपॉर्टेंट टर्म समझाई थी उसमें बताया था, जब आपके एसेट की बुक वैल्यू 0 हो जाए लेकिन मार्केट में सेल करके जो अमाउंट रिसीव हो रही होती है वो रेजिडुअल वैल्यू होती है, ठीक है। अब हमने स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला लगाना। क्या फॉर्मूला है जी, फॉर्मूला ये है कि डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अच्छा जी, आपको बताया था डेप्रिसिएबल अमाउंट किसके इक्वल होती है, ठीक है। अच्छा ये ज़हन में रखना, ये डेप्रिसिएबल अमाउंट है, डेप्रिसिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएबल अमाउंट जब आपको इंपॉर्टेंट टर्म समझाई थी इस चैप्टर की, उसमें बताया था डेप्रिसिएबल अमाउंट होती है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ एसेट उसकी बताई हुई है उसने 4 ईयर। अब कॉस्ट ऑफ एसेट देख लें, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना आपके पास 80,000, इसमें से माइनस कर दें जो रेजिडुअल वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है जी 20,000, और हम उसको डिवाइड कर दें जी 4 पे। 80 में से 20 लेस करें कितना आ गया 60,000, 60 को हमने 4 पे डिवाइड किया तो एनुअल। आप देखें जी हमने ये सोल्व किया जी, डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या थी हमारे पास, 80 में से 20,000 लेस किया। डेप्रिसिएबल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है जी, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट ऑफ एन एसेट कितना 80,000, 80,000 में से हमने रेजिडुअल वैल्यू माइनस की 20,000, 80 में से 20 लेस किया 60,000, डिवाइड कर दिया यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट कितनी थी 4 ईयर, तो हमने 60,000 आपके पास आ गई डेप्रिसिएबल, यूजफुल लाइफ हमारे पास 4 ईयर, तो उसको डिवाइड किया 60 को 4 पर 20,000 आपकी डेप्रिसिएशन आ गई है, एनुअल डेप्रिसिएशन। तो जब आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर्मूलाज के थ्रू वो कैलकुलेशन के लिए पूछे तो आपने डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड हमने डिस्कस कर लिया। अब हम मेथड डिस्कस करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डिस्कस करें डेप्रिसिएशन मेथड। सबसे पहले हमने मेथड डिस्कस किया स्ट्रेट लाइन, जिसका दूसरा नाम क्या था, ओरिजिनल कॉस्ट, और ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। मैंने इसके प्रूफ भी दे दिए कि इनके नेम्स ये क्यों हैं, और इसका हमने पढ़ लिया कैलकुलेशंस कैसे होती है, इसमें हर साल डेप्रिसिएशन फिक्स होती है, इसका फार्मूला भी पढ़। अब नेक्स्ट जो हमने मेथड डिस्कस करना है वो आपके पास कौन सा मेथड है जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड,
ठीक है जी, रिड्यूसिंग मेथड। ये क्या मेथड कहता है, फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी आपने 1 जनवरी 2022 को एक एसेट परचेज किया 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। ये एसेट आपने इस्तेमाल किया, ईयर के एंड पे इसकी डेप्रिसिएशन होनी है 31 दिसंबर 2020 को डेप्रिसिएशन रेट 10% है। आपने 1 लाख मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट 10% अप्लाई किया, आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई 10,000। अब दोबारा डेप्रिसिएशन कब होनी है, ईयर का एंड 31 दिसंबर 2023। अच्छा जी, अब मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहता है जो आपके पास एसेट की बुक वैल्यू शो हो रही होगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी। एसेट की बुक वैल्यू कितनी शो हो रही है, ये देखें पिछले साल आपका एसेट 1 लाख ईयर के स्टार्ट में था और डेप्रिसिएशन 10,000 थी, तो आपके पास एसेट की बुक वैल्यू शो होगी थी 90,000। तो अब आप डेप्रिसिएशन जब लेंगे 90,000 के ऊपर जो आपका डेप्रिसिएशन रेट है 10%, तो आपके पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई कितनी जी, 9,000, ठीक है। अब देखें पहले साल आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आई है 10,000 और इस साल आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आई है 9,000, तो आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो इसलिए इस मेथड को हम क्या नाम दे देते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जब हमने स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि हर साल डेप्रिसिएशन 10,000 ही आती, क्यों, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर आती है। हम हर साल 1 लाख का 10% लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है रिड्यूसिंग में, जो एसेट की डेप्रिसिएशन जो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसमें से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, जो वैल्यू आती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेते हैं हमेशा, ठीक है जी। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था। अब हम डिस्कस करते हैं कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर हम फार्मूलाज के थ्रू डिस्कस करें तो देन क्या होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगर फार्मूलाज के थ्रू हमने कैलकुलेशन करनी हो तो वो इस तरह होगी कि कॉस्ट ऑफ एन एसेट हमारे पास, फॉर एग्जांपल वही जो हमने स्ट्रेट लाइन में फार्मूला जब डिस्कस किया था, वो जो आपने जस्ट कैलकुलेशंस के लिए अमाउंट अज्यूम की थी वही है। कॉस्ट ऑफ एन एसेट 80,000, रेजिडुअल वैल्यू 20,000, यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स। तो ये आपके पास फार्मूला 1 माइनस एन स्क्वायर रूट रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 100। रेजिडुअल वैल्यू आपको पता है 20,000 है, कॉस्ट ऑफ एसेट आपके पास 80,000 है, एन क्या है, एन जो आपके पास जो है ना यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट है वो 4 ईयर। ये फार्मूला में मैंने अमाउंट आपको फिगर्स पुट कर दिए, देन आप इसको सॉल्व आउट कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम एसेट की डिस्पोजल के देखेंगे, ठीक है। किसी बच्चे ने अगर हमारे पास जो है ना जूम पे क्लासेस लेनी हो या किसी भी सब्जेक्ट्स के आपने क्विज़ या असाइनमेंट्स आपने डिस्कस करने हो तो वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है 03345371245। एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आप लोगों को फाइनल टर्म के हवाले से, मिड टर्म के हवाले से या किसी भी सब्जेक्ट्स में मैथ, CS, MGT या प्रोजेक्ट्स के हवाले से कोई भी आपको किसी किस्म के हवाले से हेल्प के लिए रिक्वायर्ड हो तो हम ज़रूर इंशाल्लाह आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे और आपको प्रॉपर गाइड भी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आप लोग हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम MGT 101 को डिस्कस करते रहेंगे।